हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डायरेक्ट टैक्स की लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्टिव्स। पहले लेक्चर्स में हमने 3 लेक्चर्स में लगभग आपके 4 लेसन कंप्लीट किया है मैंने। अगर आप लोगों को देखना है तो वो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस TYBCom से जुड़े हुए या दूसरे स्टैंडर्ड से जुड़े हुए जो भी आपको यूजफुल लगता है उसके वीडियोस बनाते रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके, ताकि आप लोग को कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या लिखा है देखिए, एम हैज टेकन अ हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट द सेम टू ए। एम ने एक हाउस रेंट पे लिया और सबलेट किसी और को कर दिया। सबलेट मतलब वापस से किसी और भाड़े पे दे, किसी और को भाड़े पे दे दिया। इनकम ऑफ एम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स। समझो एग्जांपल, मैंने एक घर खुद भाड़े पे लिया, मतलब मैं खुद भाड़े पे रह रहा हूँ, और वो भाड़े मतलब भाड़े पे लिया, कोई रूम मैंने भाड़े पे नहीं रहा हूँ, भाड़े पे लिया और वो किसी और को भाड़े पे दे दिया, तो मतलब मेरा तो है नहीं वो। तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलेंगे, जब वो प्रॉपर्टी मेरी होगी तब। वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, मैंने किसी और से भाड़े पे लिया था और किसी और को भाड़े पे दे दिया, तो इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका आंसर आएगा बी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस इज 1 लाख। हाउस की म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 1 लाख। फेयर रेंट कितना है, 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,10,000 एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 1,40,000। तो GAV निकालना है हम लोग को। तो अगर आप लोग को फॉर्मेट याद होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, नहीं याद होगा तो भी बता देता हूँ। FM फॉर्मेट में क्या है आप लोग के, FM मतलब फेयर रेंट, M मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन। दोनों का पहले क्या लेने का रहता है, हायर। तो फेयर रेंट देखो आप लोग का कितना है, FM से याद रखना। फेयर रेंट कितना है, 1,20,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, 1 लाख। तो दोनों का हायर कितना होता है, 1,20,000। मतलब आप दिमाग में कितना बैठा लेना आप लोग को, 120। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट। FM खत्म हो गया, हायर ले लिया, 1,20,000 दिमाग में रखो। आप लोग के पास समझ लो क्या बचा है, 1,20,000 बचा है, दिमाग में ये रखो 1,20,000। ये अपना हायर जो था वो उसको मार्किंग कर लेने का। इसको किससे कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड से। ये दोनों में क्या लेते हैं, लोअर। क्या लेते हैं दोनों में से, लोअर। तो लोअर क्या है, ये। मतलब अब आंसर हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नीचे। ये GAV मिल गया। अभी हम लोग को RLV हम लोग को निकालना है, बराबर ना। तो ये ये 1,10,000 हो गया। अभी GAV निकालना बाकी है। अभी क्या है ये हम लोग का, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,40,000। रेंट कितना मिला हम लोग को, 1,40,000। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो था 1,10,000 हमारा, 1,40,000 दोनों में से हायर कौन सा है, 1,40,000। तो 1,40,000 क्या रहेगा हमारा आंसर, मतलब आंसर क्या है हमारा, C। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो फटाक से पता चलेगा, नहीं याद होगा तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। वापस से देखिए, आप लोग वापस से क्वेश्चन है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस। तो मैंने आप लोग को बताया FM। तो F ये, M ये, दोनों में से हायर कौन सा है, ये। तो मतलब दिमाग में क्या बिठा लेंगे हम लोग, 140, उसको भूल जाएंगे, बराबर है। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। अब ये दोनों में से कम कौन सा है, ये। तो मतलब ये खत्म हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा। ठीक है ना। पहले क्या करते हैं हम लोग, FM, F और M को कंपेयर करते हैं। F मतलब फेयर रेंट और M मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन। दोनों में से जो हायर रहता है वो हमारा हमको लेना रहता है। हायर कौन सा था, फेयर रेंट, तो 1,40,000। फेयर रेंट को फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना रहता है। फिर दोनों में से क्या लेना पड़ता है, लोअर। तो लोअर कौन सा था, 130, इसलिए इसको कट कर दिया। अब ये हमारे पास बचा। ठीक है। फिर आने का रेंट रिसीव्ड। रेंट कितना रिसीव है हम लोग को देखिए, 1,25,000। तो ये दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, अब क्या लेंगे, दोनों में से हायर। 130 और 125 में से हायर कौन सा है, ये है। मतलब आंसर हमारा क्या है, 130। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 130, मतलब थर्ड का क्या है, A। ठीक है ना। चलिए, A has two house properties, both of self-occupant. The annual value of both house shall be nil. One house shall be nil. No house shall be nil. तो क्या आएगा, A। अगर कोई इंसान अपने घर, खुद के घर में रहता है, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू रहती है, NAV, नेट एनुअल वैल्यू, NAV हम लोग क्या रहती है, वो नील रहती है यार। ठीक है ना, क्या रहता है, नील। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप लोग 2 हाउसेस में भी रह सकते हो, मतलब 2 बाजू बाजू में लेके रहते हो, तो बराबर ना, ये जैसा भी हो। तो 2 प्रॉपर्टीज आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी NAV क्या कर सकते हो, नील कर सकते हो। तो ये आ गया आप लोग का 4th का A। चलिए आगे आते हैं। NSSC हैज बोरोड मनी फॉर परचेस ऑफ हाउस एंड इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया। एसएससी ने क्या करा है, मनी किया है घर खरीदने के लिए, और लोन लिया है, और इंटरेस्ट आउटसाइड पे करना है उसको। तो इसको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप लोग को बताने है। तो बी अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड डिडक्शन, बी अलाउड डिडक्शन इफ टैक्स इज डिडक्टेड सोर्स। अगर टैक्स डिडक्ट एट सोर्स हुआ रहेगा तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा। मतलब जहां पे उसने पे करने जा रहा है इंटरेस्ट, तो इंडिया में ही उसको
मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, तो आप लोग को उस पे डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड। म्युनिसिपल टैक्स से डिडक्ट होता है जीएवी से। जीएवी से डिडक्ट करने के बाद म्युनिसिपल टैक्स को डिडक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को, एनएवी मिलता है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर 6 का बी। सेवेंथ, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को ओनर्स। अगर प्रॉपर्टी कौन ओन करता है, को ओनर्स, दो जने उसके ओनर, एंड इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय को ओनर्स, और सारे लोग क्या इसमें रहते हैं, मतलब सारे को ओनर्स, मतलब होता है ना कैसे माँ बाप के नाम पे, मतलब सॉरी बेटे के नाम पे, माँ के नाम पे एक ही फ्लैट है, तो को ओनर्स, तो और दोनों ही रहते हैं। तो एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या रहेगा, तो नील रहेगा। ईच को ओनर शेल बी नील रहेगा, ओनली को ओनर विल बी नील रहेगा, और ओनली फॉर वन को ओनर, सॉरी को वन ओनर it will be nil, none of the above। तो इससे दोनों के लिए क्या रहेगा, नील रहेगा, क्योंकि दोनों उसमें रहते हैं। चलिए, a house property with fair rent 1,20,000, fair rent कितने हैं उसका, 1,20,000, neither let out for and nor self occupied through the previous year and NAV। एक प्रॉपर्टी की उसकी फेयर रेंट कितना, 1,20,000, ना तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ना उसने क्या बोलते हैं भाड़े पे दिया, तो इसको हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डीएलओपी बोलते हैं, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी में ये ही हमारा क्या रहेगा, हम लोग का एनुअल वैल्यू, एनएवी हम लोग की ये देखिए कितनी, 1,20,000। तो 8 का आंसर आएगा आप लोग का ए। फिर आते हैं हम लोग 9th पे, अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम। अनरियलाइज्ड जो रेंट होता है आप लोग का, वो किस में से डिडक्ट होता है, तो अगर आप लोग को पता होगा तो वो किस में से डिडक्ट होता है, एनएवी में से, जीएवी में से। 9th का क्या आएगा आप लोग का, जीएवी, जीएवी में से डिडक्ट होता है क्या, अनरियलाइज्ड रेंट। चलिए, अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को-ओनर्स। प्रॉपर्टी क्या है, ओन बाय को-ओनर्स, मतलब दो ओनर है या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हुए। इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ऑल को-ओनर्स, और वो सब उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब सब रहते हैं उसमें। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed 1/4 फॉर एक्वायरिंग द हाउस शेल बी। जो इसका इंटरेस्ट लगेगा 1/4/2011 के बाद, तो उसका क्या रहेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, बराबर है। उसके आगे लिखा है एज द केस में बी फॉर टोटल प्रॉपर्टी इनकम टू ईच कोनर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख एज में बी, नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आएगा टू ईच कोनर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, मतलब दोनों कोनर को 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्या रहेगा, मतलब उसका डिडक्शन मिलेगा। धनेश इज अ मेंबर ऑफ हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग वाली सोसाइटी नहीं है, हाउस बिल्डिंग में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब बिल्डिंग बनाते हैं। दिस सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय इट, और द सोसाइटी क्या है, वो जो प्रॉपर्टी बनाती है, जो भी फ्लैट बनाती है, उसकी ओनर कौन होता है, वो सोसाइटी ही रहती है। वन ऑफ द फ्लैट इज अलॉटेड टू धनेश, उसमें से एक फ्लैट किसको दे दिया गया, धनेश को दे दिया गया है। द इनकम फ्रॉम दैट फ्लैट विल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ, तो इसका जो प्रॉपर्टी इनकम होगी उसके किसके हैंड्स में, उसकी इनकम मतलब उसकी जो इनकम होगी उस फ्लैट पे, वो किसको टैक्स लगेगा, धनेश को लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो धनेश का प्रॉपर्टी हो गई है उसको, क्योंकि उसको मिल गया है वो, बराबर ना, तो धनेश आएगा। फॉलोइंग विल बी द टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेंगे, सब लेटिंग ऑफ हाउस नहीं, अभी तो हमने देखे सब लेटिंग मतलब हम लोग भाड़े पे लिए फिर किसी और को भाड़े पे दिए, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। लेटिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सेल ऑफ एट प्रॉफिट, रेंट फ्रॉम ओपन लैंड एंड फॉर वेडिंग फंक्शन, ओपन लैंड से हम लोग को वेडिंग फंक्शन से रेंट आता है, तो ये सब हम लोग का क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से इसमें आएगा हम लोग का शायद बी आएगा, क्योंकि ये ऑफिस बिल्डिंग हम लोग लेंट पे लेटिंग दे रहे हैं, मतलब भाड़े पे दे रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी शुड बी, जो म्युनिसिपल टैक्स जो डिडक्ट होता है जीएवी में से, वो क्या होना चाहिए, तो पेड बाय द टेनेंट, नहीं टेनेंट पे करे तो नहीं मिलता डिडक्शन, हाँ पेड बाय द ओनर, तो इसका क्या आएगा बी, एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्रूड उससे मतलब नहीं है, क्या आएगा उसका बी, 13 का बी है। 14 का देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 24A फॉर इनकम टैक्स फॉर प्रॉपर्टी 30% रहता है, आप लोग को अगर पता होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो 1/3 ऑफ एनएवी, रिपेयर एक्चुअली इनकर्ड 30% एनएवी 30,000, तो क्या आएगा इसका 30% ऑफ एनएवी। Interest on borrowed capital accrued up to the end of previous year prior to the year of completion of construction is allowed, बराबर ना, क्या लिखा उसने को, interest on borrowed capital accrued up to the end of previous year prior to the year of completion of construction, जो interest accrue हुआ है, हम लोगों ने पैसा लिए थे उस पे, बराबर ना, prior to the previous year, बराबर ना, end of the previous year prior to the year of completion, मतलब ये कंप्लीट होने से पहले is allowed। क्या आएगा इसका जरा देखिए, 15 का एज अ डिडक्शन इन द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन व्हिच द इंटरेस्ट अक्रूड अप टू 30,000 और 2 लाख, तो इसका आएगा बी। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप लोग को क्या मिलता है उसका, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसका मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा आप लोग को डिडक्शन का। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कंप्लीशन से पहले का था, मतलब पिछले साल को छोड़ के, पिछले साल के पिछले 5 साल, मतलब
5 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के आप लोग को अमाउंट टोटल करने का, और उसका 1/5 आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट का। मैक्सिमम रेट ऑफ डिडक्शन 24 रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर कौन सा, रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए क्या लिमिट है, 30,000। 16 का क्या आएगा आप लोग का, ए आएगा, ठीक है। 17 का देखते हैं आप लोग, 17 का देखिए क्या है, where an assessee has 2 houses, assessee के पास कितने houses हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी self occupied, the benefit for net available will be available in respect of, अभी तो ये आ चुका, both the property which has been acquired considered first in property substance assessee, तो इसका आएगा A, 17 का A। 18 देखिए, municipal valuation of house is 1 लाख, उसकी municipal valuation कितनी, 1 लाख, whereas the fair rent of the property is 1,15,000। अभी आप लोग को मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है, FM, तो आप लोग का F ये है और M ये है, बराबर ना। दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, पहले हायर, तो हायर कौन सा है हम लोग का, ये, बराबर ना, तो ये कट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, 1,15,000 को, अभी ये अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से, तो ये स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, बराबर है। तो दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, लोअर, तो लोअर कौन सा है, ये है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा मतलब दिमाग में। अब इसको कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, 1,40,000। अब इसमें से क्या लेते हैं, हायर, तो हायर कौन सा है, ये है, मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 1,40,000। तो 18 का क्या आ जाएगा आप लोग का, देखिए 18 का 1,30,000, सॉरी एक मिनट, हाँ 1,30,000, क्योंकि एनएवी पूछा है, तो 1,30,000 कैसे आएगा, अभी आप लोग समझ जाएंगे, इसका डी आएगा, 1,40,000 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे कुछ एक लिखा रहा, उन्होंने पढ़े नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 10%, और हम लोग को क्या पूछा है, एनएवी, तो एनएवी जीएवी आने के बाद उसमें से टैक्स 10% जो रहता है ना, म्युनिसिपल टैक्स, वो पे करने के बाद आता है। तो अब बच्चे लोग गलती क्या करेंगे, आंसर कितना है हम लोग का, 1,40,000 आया, बराबर ना, कितना है आंसर हम लोग का, 1,40,000, और यही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका म्युनिसिपल टैक्स पे करने के बाद बोला है, तो म्युनिसिपल टैक्स 10% निकालने का, तो बच्चे क्या करेंगे, इस पे 10% निकालेंगे, इस पे नहीं निकलता है, म्युनिसिपल टैक्स जो होता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे होता है, इस पे होता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी थी, 1 लाख, उसका 10% कितना होगा, 10,000, तो 140 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 130, मतलब आंसर क्या हम लोग का, 130, ये याद रखना। हम म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस इज 1,30,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन आप लोग को मैंने बताया था एफएम फॉर्मूला, तो एफ ये है, एम ये है, बराबर ना, तो दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, हायर, तो ये अपना आ गया। अब आगे क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड कितना है, 1,40,000, दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, लोअर, मतलब ये आ गया हम लोग का, ये क्या हो गया, कैंसर, बराबर है। अब स्टैंडर्ड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, 1,35,000, बराबर ना, तो 1,35,000। अब दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, हायर लेते, तो ये क्या हो गया, कैंसल, ये आ गया हम लोग का, बराबर है। तो 1,40,000 हमारा हम लोग का काम का है, उसमें से क्या करना है हम लोग को, ये माइनस करना है, क्या माइनस करने का है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, क्योंकि एनएवी पूछा है देखो, तो ये माइनस करने में कितना जाएगा, 1 लाख, तो मतलब आंसर क्या है हम लोग का, डी, तो 19 का क्या आएगा, डी। 20 का देखिए, फेयर रेंट ऑफ वैल्यू इज हाउस प्रॉपर्टी इज 2 लाख, 2,50,000, और इधर कितना है, 2,20,000, दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, पहले हायर, तो हायर मतलब ये तो खत्म हो गया, बराबर ना। फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, ओ सॉरी, फेयर रेंट को म्युनिसिपल वैल्यूएशन से कंपेयर करते हैं, तो एफएम, अभी गलती कर दिया मैंने, इसमें पढ़ा ही नहीं, फेयर रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ही नहीं, तो एफएम को कंपेयर करते हैं, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, तो मतलब डायरेक्टली क्या ले लेंगे, इसी को ले लेंगे। अब इसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से दोनों से क्या लेते हैं, लोअर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। अब इसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट और ये दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, हायर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हायर ले लिया, एक्चुअल रेंट आ गया हम लोग का 2,30,000। अब क्या बोला, म्युनिसिपल टैक्सेस हम लोग पे करें 7 साल का इन एडवांस, 2,80,000, एनएवी कितनी होगी, तो ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं ना एक साथ, उसको पूरा डिडक्शन यूज कर सकते हैं, मतलब अगले साल तो नहीं मिलेगा ना, ये साल ही मिल गया, अगले साल नहीं मिलेगा, तो एक ही साल में पूरा की पूरा यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट ने अलाउ किया म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर। तो मतलब 2,30,000 हमारी इनकम, उसमें से हम लोग डिडक्शन कितना मिल जाएगा हम लोग को, 2,30,000 में से 2,80,000, मतलब 50,000 माइनस में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग को प्रॉफिट नहीं हुआ, इनकम मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया हम लोग को, कितने का हो गया, 50,000, तो इसका आंसर आएगा 20 का बी, बराबर है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 9,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर दिया है, तो एफ एम मिल गया हम लोग को, एफ और एम में क्या लेते हैं हम लोग, हायर लेते हैं, तो ये हमारा। फिर हायर को किससे कंपेयर करते हैं, मतलब हायर को किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट और फेयर रेंट दोनों में से, सॉरी मतलब हायर है ये, तो हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग, लोअर, तो मतलब ये, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसर। अब जो हम लोग का आ गया, कितना आ गया, 12,000, इसको किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, कितना भाड़ा हम लोग को मिलता है, द हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट, हाउस प्रॉपर्टी क्या करा हम लोग ने, लेट आउट कर दिया, कितने का, 1,200 पर मंथ, एंड वैकेंट फॉर 1 मंथ, मतलब 1 महीने के लिए क्या थी, वैकेंट थी,
तो अगर हम लोग 1200 को 11 महीने, क्योंकि 12 महीने तो साल में, तो 11 महीने, तो 1200 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,200। कितना आएगा? 13,200। तो 13,200 और इसको कंपेयर करेंगे, हायर क्या है 13,200, 13,200 से क्या करेंगे, ये टैक्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9,200। तो मतलब 21 का आंसर क्या है? सी। ये बराबर है। चलिए आगे, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इज 9,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 9,000। और फेयर रेंट कितना है? 12,000। दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग? हायर, तो मतलब ये लेंगे। फिर स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, दोनों में से क्या लेते हैं? लोअर, तो ये राइट है, इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर 1200 पर मंथ, उसको 1200 रुपए हम लोग भाड़े पे देते हैं। और वैकेंट कितने महीने के लिए? वो 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का अगर माइनस करें तो 12 9 980 होता है, 9,800 बराबर ना। देखो ना, ये क्योंकि एक महीने का कितना होगा? 3600। अगर हम लोग को 9 महीने का भाड़ा मिलेगा तो 12 9 108, 108 सॉरी 10,800 रुपीज हम लोग को भाड़ा मिलने वाला है। कैसे आया? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 3 महीने के लिए वैकेंट है, तो मतलब हम लोग को 1 महीने का 1200 मिलता है, तो 3 महीने के लिए खाली मतलब 9 महीने का भाड़ा मिलने वाला है। तो 12 9 108, तो मतलब 10,800। अब उसमें से हम लोग क्या करते हैं? 4,000 रुपए क्या पे कर देते हैं? म्युनिसिपल टैक्स पे कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 6,008। तो इसका भी क्या आएगा? सी, 6,800। ठीक है ना। नेक्स्ट 23rd देखो क्या है आप लोग का। M has a house property in Mumbai whose municipal value is 10,000। municipal value कितनी है उसकी? 10,000। The fair rent value of is 12,000। तो municipal value और fair rent दिया है, दोनों में से क्या लेते हैं हम लोग? हायर। तो हायर ये है, तो मतलब ये हम लोग के पास रहेगा, बराबर है ना। ये रहेगा हमारे पास। इसको किससे कंपेयर करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड रेंट से। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट यही नहीं है, तो मतलब यही हमारा लेंगे हम लोग आंसर। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको देखो क्या लिखा है, इट वॉज लेट आउट एट 900। म्युनिसिपल टैक्स पे कितने का उसको भाड़े में दिया हम लोग? 900 रुपए का, बराबर ना। लिखा है देखो, इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय एम फ्रॉम फर्स्ट लेकर 31, और उसके बाद वो भाड़े पे दिया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी बहुत लोग क्या करते हैं इसमें, देख लेते हैं कि बाद में वो भाड़े पे रहा और बाद में भाड़े पे नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका रूल क्या बनाया, अगर आप लोग ने पूरे साल में उस पे रहा और भाड़े पे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग पूरा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग को पूरा उसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो मतलब ये 12,000 को ही कंसिडरेशन में लेंगे आप लोग को, क्योंकि समझो 3 महीने का भाड़ा नहीं मिला होगा, मार्च अप्रैल मई जून का भाड़ा नहीं मिला होगा, आप लोग वहीं खुद रहते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसके बाद 9 महीने का भाड़ा मिला होगा, देखो ना, एक दिया हुआ है कि 1 अगस्त से, तो 9 महीने का भाड़ा मिला तो 9 9 81 होता है, 8,100। और फिर क्या करोगे आप लोग? हायर लोगे तो 8,100, क्या बोलते हैं, हायर लोगे तो 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 आप लोग का क्या रहना चाहिए? आंसर रहना चाहिए 23 का, बराबर है। लेकिन उसमें से क्या है, 12,000 में से 2,000 रुपए क्या है? टैक्स पे करे, तो क्या हो जाएगा? -10, मतलब 2,000 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 23 का। आगे आते हैं 24 का। देखिए क्या है, एम फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इन मुंबई। एम क्या करा उसने? प्रॉपर्टी उसको बताया उसने। देखो एफ एम हम लोग को साथ में मिल गया, तो हायर कौन सा है? ये, तो मतलब ये लेंगे हम लोग। एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ये 2,100 पर मंथ है। क्या है ये? 2,100 पर मंथ। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आगे क्या लिखे देखो, एम कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। 2 महीने का भाड़ा उसको नहीं मिला। द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 एंड देयरआफ्टर द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर 2,100। मतलब उसने क्या लिखा है? सितंबर और अक्टूबर का भाड़ा उसको नहीं मिला, तो 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला। तो देखिए इधर आप लोग जनवरी से गिनेंगे, तो सॉरी अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो मतलब उसको 7 महीने, 7 में से में उसको कितने महीने का भाड़ा मिला? 5 महीने का मिला। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 10,500 हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि 5 महीने का भाड़ा मिला है 7 महीने से। और उसके बाद अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर नवंबर पकड़ लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीने का उसको भाड़ा कितना मिला? 2,500। तो इसको अगर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12,500, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2,500, भाड़ा बढ़ गया ना 2,500। देखो दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 23,000। कितना हो जाएगा? 23,000। अब उसमें से हम लोगों ने क्या करे? म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी वाज द एनुअल वैल्यू, उसके अंदर हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करें? 2,000 रुपए। देखो दिख रहा है सबको? 2,000 रुपए, बराबर ना। तो उसमें से अगर 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21। तो आंसर क्या है आप लोग का इसका? डी। 24 का क्या आएगा आप लोग का? डी। 25 म्युनिसिपल वैल्यू इज 90,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? 90,000। और फेयर रेंट कितना? 1,40,000। दोनों में से क्या लेते हैं? हायर, तो ये 1,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे करा है उसने? 40,000। तो आगे क्या लिखा था? एंटायर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस, लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसका क्या रहेगा? नील। टेंशन ही नहीं ज्यादा देखने की जरूरत है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ 90,000, फेयर रेंट 1,40,000, तो 1,40,000 लेंगे हम लोग।
और उसका कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, खाली हम लोग को डायरेक्टली फिर क्या मालूम पड़ेगा, यही हम लोग को कंसिडर करेंगे। उसको कंपेयर किससे करते हैं हम, एक्चुअल रेंट से। तो एंटायर रेंट कितना, मंथली 12,000, तो साल का अगर देखोगे तो 12 12 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1,44,000 हो जाएगा। तो 1,44,000 मतलब ये ज्यादा है, 1,44,000। 1,44,000 में से 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना आप लोग का, 1,40,000 में से 40 माइनस करेंगे तो 1,04,000, तो 1,04,000 आएगा आप लोग का आंसर, बराबर है। तो ये आंसर है आप लोग का। म्युनिसिपल टैक्स कितना, 90,000। इसकी वैल्यू कितनी है देखिए जरा, 1,40,000। तो दोनों में से हायर कौन सा है, ये, तो 1,40,000 लेंगे हम लोग। एंटायर हाउस प्रॉपर्टी रिलेट कर दिए, लेकिन एक महीने के लिए क्या है वो वैकेंट है, तो 132 आ जाएगा, बराबर ना, 132 आएगा। तो 132 में से हम लोग क्या कर देंगे, जो हम लोग का अगर प्रॉपर्टी वैकेंट होती है तो ना फिर हायर नहीं लेते, अगर प्रॉपर्टी क्या होती है वैकेंट होती है तो हायर नहीं लेते, जो एक्चुअल रहता है वो ले लेते हैं। तो एक्चुअल कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ था, क्योंकि 11 मंथ का भाड़ा मिला है, तो 1,32,000 होता है। 1,32,000 में से अगर 40 माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे, 40, देखो यहाँ पे लिखा है 40, तो कितना बनता है 92, तो ये आ जाएगा आप लोग का डी। 27 का क्या है आप लोग का डी। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ 90,000 फेरेंट कितना, 1,40,000। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाया। म्युनिसिपल टैक्स कितना, 40, ठीक है। हाउस रेंट लेट आउट फॉर 5 मंथ फॉर द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 10,000 एंड वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी हमने पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड उससे मतलब नहीं है, आप लोग को कैलकुलेशन पूरे साल का हो जाएगा। तो कितने का भाड़ा देते हैं हम लोग, 10,000, तो साल का कितना होता है 1,20,000। तो 1,40,000 और 1,20,000 में ज्यादा कितना है, 1,40,000, तो 1,40,000 बराबर ना। 1,40,000 में से आप लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 40 को, तो बचेगा कितना 1,00,000। तो आप लोग का कितना आ जाएगा 1,00,000। तो आप लोग की एनएवी कितनी आ जाएगी 28 का सी, 1,00,000। M has a house divided into two identical units. M घर है उसके पास, लेकिन दो आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम यूनिट्स है। यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 1 खुद रहता है वो थ्रू आउट द ईयर, एंड यूनिट 2 इज लेट आउट, और यूनिट 2 को भाड़े पे दिया उसने। रेंट कितना है उसका 50,000, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, 6 लाख हो जाएगा साल का। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करता है वो 60,000, लेकिन 60,000 वो दोनों घर का मिला के करता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हटा देना है हम लोग को, बराबर ना, क्योंकि उसकी एनईवी क्या रहती है, नील रहती है, उसका तो हट जाएगा। लेकिन जो भाड़े पे दिया उसने तो उसका 60,000, और उसका अगर म्युनिसिपल टैक्स देखेंगे हम लोग तो कितना, दोनों का मिला के 60, तो आधा आधा कितना होता है, इसका 30 उसका 30, तो 6 लाख में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,70,000। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा 29 का बी, बराबर है। आगे M has a house to divide into identical units, उसके पास हाउस है वो भी दो आइडेंटिकल यूनिट्स में डिवाइड है, वही सेम ही है। यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 9 मंथ एंड लेट आउट फॉर 3 मंथ फॉर 50,000। 9 महीने उसने खुद रहा है, 3 महीने भाड़े पे दिए, बराबर है। आगे क्या लिखा जाएगा वो, उसके बाद लिखा है कि विच इज फेयर रेंट इन द एरिया, और जो फेयर रेंट है। यूनिट 2 इज लेट आउट थ्रू द ईयर 50,000, और म्युनिसिपल टैक्स कितना मिलेगा उसने 60,000, टोटल एनएवी। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी साल में खुद भी रहता है और भाड़े पे देता है तो उसको भी क्या कर लेंगे, लेट आउट काउंट कर लेंगे, उसको उसमें काउंटिंग में नहीं लेंगे, किसमें, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में, मतलब उसका एनएवी नील नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों का भाड़ा 50,000 है, बराबर ना, तो इसका 50,000 देखोगे तो साल का हो जाएगा 6 लाख। उसका भी देखो दो प्रॉपर्टी है ना उसके पास, मतलब एक ही प्रॉपर्टी लेकिन दो अलग अलग चीज में, दोनों एक जैसा दिखती है, आइडेंटिकल है, तो दोनों मिला के 12 लाख हो जाएगा। 6 लाख इधर का 6 लाख उधर का, 12 लाख, और भाड़ा कितना उसने 60,000। तो पूरा का बेनिफिट मिल जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स का मिलेगा बेनिफिट यहाँ पे उसको। तो वो कितना आ जाएगा 11,40,000। तो 30 का क्या आएगा आप लोग का डी। आगे देखिए क्या लिखा है 31, आरसीसी टुक लोन ऑफ 6 लाख, लोन लिया उसने फ्रॉम बैंक, बराबर ना, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसने, बराबर ना। आगे लिखा है अ पीस ऑफ लैंड ओन्स is in Pune to carry the loan carries interest 12% per annum. The construction is completed in 15/6/1. The entire loan is outstanding interest available for current year and assessment year 2020-21. तो इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को निकालना पड़ेगा इसको, क्या मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 12 6 72,000 हो जाएगा, बराबर है। और फिर 5 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा आप लोग का, उसका क्या मिलेगा आप लोग को 1/5 बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा 1/5, लेकिन 5 साल नहीं, वहां पे एक ही साल होगा, बराबर है। तो उसका एक साल 2 साल होगा, सॉरी, क्योंकि 2018 से लेके है, तो उसका अगर प्रीवियस ईयर आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिलेगा, क्योंकि 1/4/2017 से है, तो 17 से 17 18 18 19 19 20 आप लोग का प्रीवियस ईयर, 19 20 का आप लोग को पूरा मिलेगा बेनिफिट, बराबर है। 19 20 का आप लोग को पूरा मिलेगा, तो मतलब वो हो जाएगा 72,000। और जो पिछले 2 साल थे 70 to 72, उसका सिर्फ कितना मिलेगा 1/5, तो 1,44,000 का अगर 1/5 निकालोगे तो 28,800 आएगा। दोनों को प्लस करो तो ये आएगा, मतलब 31 का आंसर क्या है आप लोग का सी। देख लेना आप लोग, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके।
इसने लोन लिया 3,60,000 का 12.5% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन जून 10। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 2। लोन वाज रिपेड ऑन इंटरेस्ट इज अलाउएबल करंट असेसमेंट ईयर। अभी इंटरेस्ट अगर आप लोग निकालोगे इसका भी कैलकुलेशन करके तो आप लोग को आएगा 30,526 आएगा। डी आएगा आंसर। कैसे आएगा? पहले आप लोग क्या करोगे, ये लोन लोगे, लोन को मल्टीप्लाई करोगे 12.5% से, बराबर है 12.5% से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको डिवाइड देखोगे कितने डेज होते हैं, तो यहां से यहां तक अगर डेज काउंट करोगे तो आप लोग का 1238 आएगा, 1238 डेज आएंगे, और उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे 65, क्योंकि एक्चुअली इसको हम लोग मंथ से नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा इसको डेज से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए 1238 डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा आप लोग को उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर आप लोग को देखना पड़ेगा कि कितना आता है, और फिर उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5, तो आप लोग को आएगा ये 30,526। आगे क्या लिखा वो देखिए जरा, ये हो गया 32 आप लोग का, 32 के बाद 33। एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 3 लाख, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिपेयर 75,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो एनएवी कितनी है 3 लाख, उसने कितना खर्चा करा उसमें 75,000। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कितना उसने खर्चा करा एक्सपेंस से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली दे दिया है कि एनएवी का 30% क्या मिलेगा आप लोग को, रिडक्शन मिलेगा। तो एनएवी कितनी है 3 लाख, इसका 30% होता है 90,000, माइनस कर दो 2,10,000, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का बी। तो ये हो गया बी, 33 का बी। 33 का बी के बाद उसके बाद देखिए आप लोग का क्या है 34 का लिखा इनकम फ्रॉम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन टेकिंग अ लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट असेसमेंट ऑन 2020, तो कहां से मिलेगा, तो देखिए जरा यहाँ पे कहां से शुरू किया उसने, 30 कहां से शुरू करा उसने 1 जुलाई से शुरू करा है, और लोन कब लिया उसने 1 नवंबर को, बराबर ना, तो 1 नवंबर से लेके मतलब इसका आंसर आएगा सी, 1 नवंबर से लोन लिया ना उसने, तो 1 नवंबर से लेके प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले, प्रीवियस ईयर खत्म कब शुरू कब होता है 1 अप्रैल 2019 से, तो उसका खत्म कब होता है 31 मार्च 2019, तो वहां तक का उसको बेनिफिट मिलेगा, जो प्री कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट, जो प्री कंस्ट्रक्शन बेनिफिट ना 1/5 मिलता है वो वाला। आगे L received 30,000 arrears on rent during the year. The amount taxable under section L को क्या मिला है, रेंट मिला है, arrears मतलब पुराना रेंट मिला है, तो द टैक्सेबल अंडर सेक्शन, इसको टैक्सेबल 25A के अंदर कितना टैक्स लगेगा, तो 30,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा 30%, क्योंकि उसने पिछले साल नहीं दिखाया होगा, ये साल इनकम मिली 30,000 रुपए इनकम है उसकी, लेकिन 30% रिडक्शन मिलता है तो 9,000 होएगा, तो 9,000 माइनस 21 आएगा, तो 35 का क्या आएगा बी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आप लोग का 36, वी रिसीव 90,000 इन मंथ टुवर्ड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, 90,000 रुपए मिले अनरियलाइज्ड, मतलब पिछले महीने में उसको रेंट रियलाइज, पिछले साल रेंट रियलाइज नहीं हुआ था, which was deducted from the actual rent, actual rent में से हमने क्या कर लिया उसको डिडक्ट कर लिया था, तो डिटरमाइन एनएवी मतलब उसका बेनिफिट ले चुके हैं, तो अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 20 वुड बी, तो 90,000 का वही वापस से 30% निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो 30%, क्योंकि अभी ये साल उसको इनकम में दिखाएगा ना वो, तो जो भी इनकम दिखाएगा उसका 30% बेनिफिट मिलता है, तो इसका 30% का निकालेंगे, मतलब ये एनएवी है हमारे, समझ लो, तो 30% होगा 27,000, तो इसमें से 27 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 63, तो आ जाएगा 63, 36 का क्या आ जाएगा आप लोग का बी। 37 जी एन आर आर कोनर्स ऑफ सेकंड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, को ओनर्स है जी और दोनों है, आर दोनों रहते हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा गया दे ओन 50% ऑफ ईच शेयर, मतलब दोनों पे आधा आधा है। द इंटरेस्ट पेड बाय ईच कोनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी 2009 इज 162, दोनों ने 1,62 पे करे, तो अमाउंट अलाउएबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कोनर, दोनों को ओनर को कितना डिडक्शन मिलेगा 1,62 मिलेगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग पे करे 1,62, दोनों को 1,62 का बेनिफिट मिलेगा। Mr. Raghav has 3 houses self-occupied for self-occupied. What would be the tax treatment for assessment year in respect of income from house property? अभी हमने पढ़े थे पहले कि 2 ही प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, तो 3 प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो, तो एक प्रॉपर्टी उसको डीएलओपी में चले जाएगा, क्योंकि वो डीम टू बी लेट आउट, आप बोल सकते हो कि तीनों में रह रहा हूँ, 2 में ही रहना है आप, तीसरा क्या बोलते हैं खाली रखे हो बोल रहे हो तो भी नहीं चलेगा, 2 का ही आप लोग को एनएवी नील मिलेगा, तीसरे का आप लोग को डीम टू बी लेट आउट, मतलब उस पर टैक्सेशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 2 houses at the option of Mr. Raghav would be treated as self-occupied, the other house would be deemed to be let out. 1 house at the option of Raghav treated as self-occupied, the other two नहीं. 1 houses, 2 houses of the occasion of assessing officer would be treated as self-occupied, the other house will be deemed to be let out. तो सबसे बेस्ट क्या आप लोग का ये B, क्या लिखा रहेगा 2 houses option of Raghav would be treated as self-occupied, the other house will be let out. तो ये आ जाएगा आप लोग का, तो ये हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स फिनिश। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। उसके बाद ये भी सॉल्व कर लेना आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत लोग पूछ रहे थे सर ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप लोग को ऊपर पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये भी पढ़ लीजिए, मतलब आएंगे तो एमसीक्यू ही,
लेकिन फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन ऊपर पूछ सकते हैं ना आप लोग को, मतलब फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से तो इसी को ऊपर पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स को पूछ सकता है, मैच द कॉलम को पूछ सकते हैं, तो आप लोग उसको करिए, ये नहीं कि मतलब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके। थैंक यू वेरी मच।